हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जो हाई कोर्ट है उसमें फोर्थ क्लास की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में कि क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, कौन इसे फिल कर सकता है। क्योंकि अगर आप हाई स्कूल पास है तो फोर्थ क्लास की वैकेंसी आपके लिए सबसे अच्छी है। उसमें कितनी पोस्ट आई है, कैसे फिल करना है स्टेप टू स्टेप, और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में क्लियरली आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और बताऊंगा ये भी कि कैसे फॉर्म फिल किया जा सकता है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जैसे कि अभी लोगों को लेकर क्या है कि क्या हाई कोर्ट के जो अदर के बाहर के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के हैं, वो इसे फिल कर सकते हैं या नहीं फिल कर सकते, उनको किस प्रकार छूट मिलती है अगर उनके पास ईडब्ल्यूएस या SC ST सर्टिफिकेट है तो उसके साथ। तो उन्हीं सवालों पर हम इसमें चर्चा करेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इसके बारे में एक स्टेप टू स्टेप जानकारी देने दो। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे राजस्थान की हाई कोर्ट की ये ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका अगर हम देखेंगे तो जो नोटिफिकेशन आया उसके तहत मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको इसके बारे में एक शॉर्ट में क्लियर इंफॉर्मेशन अपडेट रहे, या इंफॉर्मेशन जो आपको जानकारी चाहिए वो क्लियर है कि क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की तरफ से, जो वहाँ का हाई कोर्ट है उसकी तरफ से हुआ है, मतलब नोटिफिकेशन जारी हुई है। इसके अनुसार जो है ये चतुर्थ कर्मचारी के रूप में आप जो राज्य में कहा जाए उत्तर प्रदेश राजस्थान जो प्रदेश है वहां पर आपको चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारियों के रूप में इसमें मिलेगा। इसमें नॉर्मली जो आपको चपरासी या उसके समतुल्य रिक्त जो पद है उन पे आपको कार्यवाहक के रूप में रखा जाएगा या फिर कर्मचारी आप वहां पे नियुक्त होंगे। भर्ती की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में अगर मैं बता दूं तो सबसे पहले बता दूं, ये सीधे तौर पे सारे इसके जो राइट्स है वो राजस्थान कर्मचारी जो उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम है उसी के तहत इनके पास है, वही इसके नियम में 2017 के तहत ही इसकी भर्ती करेंगे। अगले स्टेप पे आते हैं हम, पद का नाम क्या है। तो पद सीधे तौर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मतलब ग्रुप डी की वैकेंसी ये है। इसमें अगर हम थोड़ा सा क्लियर तो नहीं होता कि कौन कौन सी, मगर बहुत सी वैकेंसी आती हैं। जैसे बैक ऑफिस वर्क होता है, चपरासी होता है, ड्राइवर होता है, चौकीदार होता है, या माली से लेकर के अन्य जो पे होती हैं जो वो आती हैं कुल मिला के। पर अब इसके बारे में कि वेतन माह क्या होगा, इसके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं वीडियो में क्लियर कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा भी डाउट ना रहे। सबसे पहले अगर आप इसमें चयनित होते हैं, जॉब लगती है, तो चयनित अभ्यर्थी 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रोफेशनल मतलब ट्रेनी के रूप में होंगे, मतलब संविधा पर रखे जाएंगे। कुल मिलाकर के संविधा पे वो आप परमानेंट नहीं होते, एज ए ट्रेनर के रूप में रहते हैं। हालांकि जॉब आपकी कंफर्म है, सब कुछ सही है, पर उस समय तक आपका जो वेतन माह होगा वो 12,400 रुपये फिक्स रहेगा, प्रति माह के हिसाब से मिलेगा। देन इसके बाद में जब आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं, प्री मैट्रिक लेवल में पहुंच जाते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एक तरीके से ग्रेजुएशन लेवल में पहुंचते हैं, उस समय पे 2 साल के बाद में आप संविदा से फिक्स टर्म में आ जाते हैं। ये फिक्स होता है, पहले भी फिक्स थे पर अभी संविदा के स्तर पर अब आप पूरी तरीके से स्थायी हो जाते हैं, जो इसे बोलता है ग्रेजुएट। तो आप उस समय पे पूर्ण रूप से वेतन का लाभ लेंगे जो L1 के अनुसार होता है। स्केल पे आपकी 17,700 से लेके 56,200 के बीच में 2000 जो रूल है वहां के अनुसार होने वाला। तो एक अच्छी पे है, हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा कम रहता है, पर वहां पे देखा जाता है कई लोग क्या करते हैं, इसलिए रखा जाता है कि नॉर्मली 3-4 जगह जॉब अप्लाई करते हैं राजस्थान में, अगर उनका हो गया तो वो सीट पे जाते हैं, कुछ समय के लिए करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, ऐसे चीजों को कई जाए। तो इसीलिए इसको रखा गया कि ताकि वो लोग के ऊपर ज्यादा फिक्स ना हो, ताकि जॉब ना करें। खैर आगे बढ़ते हैं। परीक्षा जो मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है, सिंपल सी बात है। कई साइटें हैं जहां पर जाके आप जैसे आप, मैं नाम किसी साइट का क्या ही लूँ, आपको पता होगा सरकारी-रिजल्ट.com, रोजगार.com या फिर अन्य, आप इसकी मैं आपको वेबसाइट की लिंक भी डायरेक्टली दे दूंगा, बाकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक आपको दे दूंगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे भी जा करके आप इसे भर सकते हैं। भरने का बता एप्लीकेशन सारा प्रोसेस है, मैं आपको स्टेप टू स्टेप आगे वीडियो में बताऊंगा। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए बीच में, ये मैं आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट करूंगा। साथ ही कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट करें, मैं 24 घंटे के अंदर आपका टैग करके जरूर आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। आवेदन करने की अंतिम समय है या फिर तारीख है वो है 26/7/2025, मतलब जुलाई के 26 तक को रात के 5 बजे, शनिवार के 7 बजे तक, ये सॉरी 5 बजे तक है शाम के, आप इसे फिल कर सकते हैं, ये अंतिम रहेगा। ठीक है। परीक्षा का शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है, क्योंकि एक दिन अधिक होता है तो इसे क्या किया गया है, 27 रविवार को रखा गया, एक दिन और बढ़ा के रखा गया। उस दिन तक आप रात के 12 बजे तक आप शुल्क अगर एक दिन लेट हो जाते हैं, हालांकि मैं कहूंगा जब भी आपको जानकारी मिले तुरंत ही 1-2 दिन में क्लियर करके अभी की जैसे तो उसे फिल कर दे, ज्यादा बेहतर रहता है। कभी कभी साइट्स में थोड़ा सा डिले रहता है तो लास्ट में अंत में जाके बहुत से होते हैं कैंडिडेट जिनके फॉर्म फिल हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, पर बैंकिंग में या फिर किसी प्रकार प्रॉब्लम आने के कारण होता है कि आपका नहीं फॉर्म, तो इसलिए थोड़ा सा पहले कर लिया करें, ज्यादा बेहतर है, लास्ट डे वैसे भी लोड हो जाता है।
बाकी आपको मैंने बता दिया है। अब परीक्षा के स्थल क्या होगा कि परीक्षा आपकी कहाँ होगी, तो सारी कैंडिडेट बहुत ही क्लियरली समझ ले कि जो भी पेपर आपके होंगे वो राजस्थान में ही होंगे। वहीं पर कहीं पे पेपर कराए जाएंगे, अदर स्टेट के हो या कहीं के भी, उनके पेपर हमेशा राजस्थान में ही होंगे। परीक्षा शुल्क के बारे में अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, जो जमान सामान्य वर्ग के लोग हैं या फिर पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, क्रीमी लेयर में जो आते हैं, उनके आवेदन शुल्क तो कहा जाए जनरल या पिछड़ा वर्ग जो आपको ओबीसी में आते हैं उनका 650 रुपया होने वाला है शुल्क, एग्जामिनेशनल फीस। और वहीं अगर कहा जाए कि अगर देखिए ये वो लोग हैं प्रथम 650 रुपये देंगे जो जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, क्रीमी ले मतलब अदर के राज्य के या अन्य राज्य के जो आवेदक हैं वो उनका देना होगा। अगर राजस्थान राज्य के ही आप पिछड़ा वर्ग में आते हैं, जो नॉन क्रीमी श्रेणी में आते हैं, जो अति पिछड़ा होता है वर्ग, नॉन क्रीमी श्रेणी, जो आपके पास एससी का या एसटी का, जो भी आपका एससी का सर्टिफिकेट होता है या फिर आपके पास कोई और है जिसमें आपको मिलता है ईडब्ल्यूएस का, तो वो जो है 550 रुपए के अंतर्गत आते हैं, उनका होने वाला है यहाँ पर ये राजस्थान के जो निवासी होंगे उनके लिए ही मान्य होगा, अदर स्टेट के लिए मान्य नहीं होगा। वहीं आपका एसटी के लिए जो अनुसूचित जाति या जनजाति आते हैं, या भूतपूर्व सैनिक या फिर अदर हैं जिनके पास कुछ, जैसे कि भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानी हैं या फिर किसी खेल से, उनके लिए जो रहता है 450 रुपये के आसपास रहता है, बट उसके लिए इसमें सर्टिफिकेट की मान्य होती है। दिव्यांगजन जो हैं, दिव्यांगजन अगर किसी प्रकार का कोई भी डिसेबिलिटीज का सर्टिफिकेट आपके पास है, आपके पास दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है, तो आप बिल्कुल कोई भी रुपया नहीं, उसका सर्टिफिकेट इसमें लगता है, इसे आप भर सकते हैं। इसके बाद आता है, ये तो आपका परिसर रहा कि आपका कैसे की अमाउंट रहने वाला है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें कितने तरीके से क्या है, रिक्त पदों की विस्तृत क्या है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय में और राजस्थान अन्य न्यायिक एकेडमी जो है वहां पर इसके पद भरे जाएंगे कुल मिलाकर के। ठीक है, दो तरीके से। अब हम उसके बाद थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिया है ओलंपिक खेलों में जो भी गेम है, अगर आपके पास किसी खेल का सर्टिफिकेट है तो उसके थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं उसका लगा करके, या ईडब्ल्यूएस या जो भी आपके उनके बारे में दिया गया है कैटेगरी वाइज और इन सब चीज़ों को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको है। और अगर हम बात कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो कम से कम आप जो है हाई स्कूल पास होना चाहिए। ठीक है, किसी भी बोर्ड के थ्रू होना चाहिए, आप कोई फर्क नहीं होता। और देवनागरी लिपि आपको लिखनी पढ़नी आनी चाहिए। जो और साथ ही साथ राजस्थान की संस्कृति, ये राजस्थान की संस्कृति तो एक मतलब आम बात हो गई कि अगर आप कहीं पे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। बट जो मैंडेटरी है वो ये है कि आपको हिंदी इंग्लिश पढ़नी और लिखनी दोनों तरीके से, इंग्लिश नहीं हिंदी लिखनी और पढ़नी मैंडेटरी है। इंग्लिश भी आपका बेसिक आना चाहिए, बहुत ही डीपली नहीं मांगा फिलहाल, कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको बोलनी या लिखनी आनी चाहिए। हाँ, फिलहाल हिंदी और लिखनी और पढ़नी दोनों तरीके से आनी चाहिए। शारीरिक गुप्ता उसके बाद आपका जो रहता है नेशनलिटी, सारी आप चीज़ें जानते हैं, इंडियन होना चाहिए या फिर वो भर सकते कोई नहीं। एज ग्रुप के बारे में अगर बात करें 18 से 40 वर्ष के बीच में है। और जितना भी रहता है, अगर किसी को अनुसूचित जाति तो कितना क्या मिलेगा, शिथिल कैसे क्या मिलेगा, उसके बारे में भी इसमें कहा गया है। आप देखेंगे तो अगर आप अनुसूचित जनजाति या जनजाति पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक शिथिल किया गया है, मतलब छूट दी गई है। सामान्य वर्ग या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक शिथिल मतलब छूट दी गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग जो अति पिछड़ा वर्ग की महिलाएं अभ्यर्थी उनको 10 वर्ष तक के लिए छूट इसमें दी गई है। इसी तरीके से विधवा विभिन्न महिलाएं जो तलाकशुदा मामले में कोई तो उनको भी सीमा इसमें नहीं दी गई है, उनको किसी प्रकार सीमा इससे रिलेटेड नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें रहीं, आप और भी डीपली चीज़ें देख सकते हैं और क्या क्या चाहिए रहता है जैसा भी होता है। तो ये बेसिक चीज़ रही इस पेपर के बारे में, या सॉरी इस फॉर्म के बारे में जो आपको जरूरी हो गया मैंडेटरी। अब हम इसके फॉर्म के बारे में चलते हैं और आगे से जल्दी से जान लेते हैं कि इसका हम कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर क्या स्टेप में होता है अगले स्टेप में जाकर के नॉर्मली। तो अगर आप देख रहे होंगे मैंने सीधे तौर पे सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम ही खोला, क्योंकि और भी कई होते हैं साइट, वो आपके अपने पर, मैं आपकी लिंक भी दे दूंगा, साथ ही इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है, जहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक करेंगे इस पे। क्लिक करते ही आपके सामने फर्स्ट पेज पे ये पेज आ जाएगा, जहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर का दिया हुआ सीधा तरफ पे रिक्रूटमेंट। यहाँ पे तीन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, होम और डिटेल्स एडवाइजरी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इंस्ट्रक्शन एंड यूजर मैनुअल। अगर आप चाहते हैं इनके बारे में कि कैसे क्या चीज़ें होनी, तो फिलहाल उसकी कोई बात नहीं है, अगर आप चाहें तो एक बार ओपन करके पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो कोई इम्पोर्ट वो नहीं है। आप डायरेक्टली इस फॉर्म बस देखते रहिए मैं कैसे करता हूँ, वही चीज़ें आती है। यहाँ पे दो चीज़ें लिखा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, लॉगिन करना है, न्यू यूजर, अगर आपके पास पहले आपने रजिस्टर्ड कर लिया है तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहले स्टेप में न्यू यूजर आए होंगे। अगर आपके पास आईडी नहीं है, मतलब पहले आपने इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप न्यू यूजर हुए। न्यू यूजर क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर
चुके हैं उसके बाद आते हैं तो आप हमेशा लॉग इन करेंगे जिसमें आईडी पासवर्ड। तो हम सबसे पहले न्यू रजिस्टर के रूप में क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा या फिर फॉर्म आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है, लॉग इन। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका नाम डालना होता है, कैपिटल लेटर में ऑलरेडी लिएगा, उसको कोई मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे जैसे दे। फादर नेम उसके बाद डालेंगे और मदर नेम, ये तीनों चीजें आपकी हाई स्कूल मार्कशीट के ऊपर जो मैंडेटरी है उसके हिसाब से होना चाहिए। आधार में कई बार नाम लोग चेंज कराते हैं वगैरह वगैरह करते हैं, तो मैं आपको कहूंगा भाई भरने से पहले अपने आधार और हाई स्कूल की डिटेल्स को मैच कर लें। अगर थोड़ा भी मिसमैच होता है तो वो आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, इसीलिए मैं कहूंगा दोनों चीजें सेम रहनी चाहिए, वही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे जेंडर आपको फिल करना है, मेल फीमेल। ट्रांसजेंडर के बारे में यहाँ पे मैंडेटरी नहीं किया गया है, उनके लिए कोई ऑप्शन है, जैसा भी उन्हें लगे उस हिसाब से कर दे। डेट ऑफ बर्थ आपकी रहेगी, ये डेट ऑफ बर्थ आप चुनते हैं, डेट ऑफ उसका मंथ या फिर ईयर जो भी आपका रहता है। मोबाइल नंबर, एक नंबर जरूर मैंडेटरी करिएगा, नंबर आपका होना चाहिए, कोशिश करिएगा वही नंबर दीजिए जो आपके पास अवेलेबल हमेशा रहे या फिर जो रहता है, क्योंकि इसी के थ्रू आप नेक्स्ट टाइम में कभी फ्यूचर में रहता है तो ओपन कर सकते हैं, इसी के थ्रू होता है। वेरीफाई करेंगे, नंबर डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ओटीपी जाएगी और वेरीफाई होगा। यहाँ पे ईमेल आईडी में भी सेम प्रोसेस रहता है, ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं करना होता, नंबर वेरीफाई करना होता है, ओटीपी जाती है वहाँ पे आप इंटर करेंगे, जिसमें पे इंटर करके वहाँ पे आ जाता है। ईमेल एड्रेस में आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना होगा, ये फ्यूचर के लिए काम आती है, कोई फिलहाल मैंडेटरी भी है। यूजर नेम और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। यूजर नेम में क्या है, यूजर नेम में नॉर्मली आप चाहें तो कोई भी यूजर नेम बना सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, तो अपना नाम रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं। पासवर्ड बनाते समय आपको थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ तो मैं आपको बता दूं, पासवर्ड ऐसा कोशिश करेगा जिसमें एक कैपिटल लेटर रहे, एक स्मॉल लेटर भी रहे, एक कोई नंबर रहे, एक स्पेशल लेटर रहे और कम से कम 8 नंबर का पूरा वो पासवर्ड होना चाहिए। ये मैंडेट 5 रूल हैं, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक आपका स्पेशल लेटर होना चाहिए और साथ ही साथ आपके मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 8 डिजिट के वो नंबर होने चाहिए। और ये टोटल जो होते हैं सभी, अब जैसे मैं एग्जांपल भी दे दिया, जैसे आपने राम बनाया तो राम लिख लीजिए, आर को कैपिटल कर दीजिए, ए एम स्मॉल रख दीजिए, फिर 1 2 3, फिर एट द रेट, उसके बाद में चाहे तो 4 कर दीजिए, पूरा 8 नंबर क्रिएट करके या फिर ऐसे करके आप बना सकते हैं। मैक्सिमम 15 नंबर से ऊपर नहीं होना चाहिए, 8 से 15 के बीच में ही होना चाहिए। और सेम यहाँ पे आप यूजर नेम में अपना नाम डाल सकते हो, वो तो रख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पासवर्ड में आपको पासवर्ड जो मैंने बताया उसको करना है, फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पे दोबारा री इंटर करना है और ये आपको जो यहाँ पे जगह सॉरी यहाँ पे जो नंबर्स दी गए हैं उनको आपको क्या करना है, इसमें कैप्चर को फिल करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली हो जाएगा और नेक्स्ट पेज में आप पहुंच जाएंगे। ये नॉर्मल प्रोसेस रहा रजिस्ट्रेशन का। जी ही आप डिटेल को सबमिट करते हैं और उसके बाद सक्सेसफुली करते हैं तो सीधे तौर पर देख रहे होंगे अब वापस से आप होम पेज पे आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टेटस सक्सेसफुली, ये ग्रीन हो जाता है पिंक की जगह पर, आपका सक्सेसफुली मतलब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम अगले स्टेप पे पहुंचेंगे और देखेंगे कि क्या करना है होम पेज पे रहते हैं इसी के बारे में। तो यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों लिखा हो गया, अभी होम के जस्ट नीचे आ गया है अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड आईडी प्रूफ। तो आपको फोटो और इस पे आप क्लिक करेंगे, आपको नॉर्मली रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद में अगले स्टेप पे देखेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद में ये पॉपअप आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे दो सबसे पहले नंबर पर आपको जो दिखा रहा है अपलोड लेटेस्ट फोटोग्राफ। लेटेस्ट फोटोग्राफ का मतलब होता है 6 महीने से पहले की फोटो ना हो, इसके बारे में ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिया हुआ पे भी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 6 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, फोटो का बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए और बहुत ही क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, मतलब कहीं पे भी आप इसमें 2 3 चीजें हैं जिनको ध्यान रखिएगा। अगर आप ग्लास लगाते हैं तो भी उसमें चश्मा मत लगाइएगा, चाहे किसी अदर चाहे वाइट ही लगाते हो या ब्लैक कलर, कोई भी आपको ग्लास नहीं यूज करना है, मतलब चश्मा नहीं यूज करना है। कोई टोपी या फिर जो भी आपका अगर कुछ बांध के पगड़ी या आदि बांध के भी आप पिक्चर क्लिक करते तो उसको भी मत कराइएगा, सिखों को छोड़ के वो बात अलग है। बाकी नॉर्मली आप कोई भी चीज़ पे टोपी आदि नहीं पहन सकते हैं। उसके साथ ही बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए और फुल इमेज पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, लेटेस्ट फॉर्मेट। और इसकी जो साइज रहेगी 10 KB से लेके 25 KB के बीच में है फॉर्मेट। फॉर पिक्चर को जेपीजी या फिर जेपीईजी में आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं उसके थ्रू, इतने बेंद के यहाँ पे चूज करेंगे, चूज करते ही सीधे आपके फाइल में चला जाएगा, जहां पे भी आपने पिक्चर रखी होगी वहां पर आप उस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक्चर अपलोड हो जाएगी। सेम इसी तरीके से दूसरे नंबर पे आता है, अगर आप देखेंगे अपलोड सिग्नेचर। सिग्नेचर का जो साइज होना चाहिए वो 10 KB से लेकर 25 KB के बीच ही फॉर्मेट होना चाहिए, इसका फॉर्मेट जो होता है साइज होना चाहिए, साथ ही फॉर्मेट इसका भी जेपीजी और प्लस जेपीईजी होना चाहिए। और मैं एक चीज और बता दूं, ब्लैक कलर में सिग्नेचर जो होना चाहिए वो
कैपिटल लेटर में अलग अलग अक्षरों में नहीं होता। कई बार लोग क्या करते हैं, ए बी सी डी अलग अलग, नहीं, आपको सिग्नेचर जो सिग्नेचर होता है नॉर्मली आपको वही रखना है, बट कोशिश किया करें सिग्नेचर को मिक्स करके, घसीटा जैसे हिंदी में बोलते नहीं, घसीटती या फिर वन मिक्सचर, डॉक्टर जैसे नहीं लिखते वैसे टाइप में आप सिग्नेचर करने की कोशिश किया करें, वैसे आपके सिग्नेचर होता है विद लाइन के साथ में। बाकी आप ऐसा नहीं है, बस यही होता है कि पॉलिसी ये होती है कि आपको अलग अलग अल्फाबेट नहीं करना होता है, मिक्स करके लिखने होते हैं। बाकी आप छोटे या बड़े उसमें किसी में भी लिख सकते हैं, जो आपका नाम हो। चाहे आप सिग्नेचर हिंदी में करते हो वो भी आप पे डिपेंड करता है, उसमें भी आपका किसी प्रकार के आप बाध्य नहीं है, वो करके सिग्नेचर नॉर्मली होना चाहिए, जो आप नॉर्मल सिग्नेचर करते हो वो आपका होना चाहिए। याद रखिए कि हाँ यही सिग्नेचर आगे मैच किया जाएगा, तो सिग्नेचर सेम रहने चाहिए, ये नहीं कि अभी यहाँ पे कुछ और कर दिया है या बाद में कुछ और, तो अलग अलग नहीं होने चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। फॉर्मेट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, चूज फाइल में जाएंगे, सिग्नेचर जो भी रहता है उसको सेलेक्ट करेंगे, देन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यूं ही करेंगे, ऑटोमेटिकली सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है फ्रंट साइड फोटोग्राफ आईडी प्रूफ होता है, अपलोड फ्रंट साइड ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। इसका साइज भी 10 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या जेपीईजी के में फॉर्मेट में ये भी रहता है, सभी के फॉर्मेट सेम ही रखे गए हैं। बस इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली वो है कि आधार नॉर्मली आपके पास देखते हैं तो क्या होता है, आधार होता है फ्रंट एंड बैक होता है। एक साइड फ्रंट होता है जहाँ पे आपकी डिटेल होती है, साथ ही बैक साइड में आपके एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं। तो ये दो चीजें होती है, एक पिक्चर वाली और एक जहाँ पे नेम और आपका फादर नेम होता है, दूसरे में बैक एंड में जा करके आपका फादर नेम और प्लस एड्रेस होता है, तो वो होता है। तो अब क्या करना है, फ्रंट यहाँ पे आपको फ्रंट फर्स्ट जो तीसरे नंबर पे यहाँ आपको फ्रंट वाला अपलोड करना है जेपीजी और जेपीईजी में, और साथ ही 10 से 50 केबी के बीच होना चाहिए, सेम जैसे पहले उनकी तरह होना चाहिए, मैंडेटरी है दोनों चीजें। बैक एंड फ्रंट में दूसरा इसी तरह का आप देखेंगे, दूसरा वाला भी रहता है, बैक को भी सेम इसी तरह पिक्चर अपलोड करना है, उसका भी फॉर्मेट 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। साथ ही जेपीजी और जेपीईजी में आप इसका फॉर्मेट बना करके इसे भी अपलोड कर सकते हैं। रेजोल्यूशन के बारे में ना तो साइज के बारे मतलब ना तो सेंटीमीटर के बारे में कोई मेंशन है, तो उसकी टेंशन नहीं लेने की है, नॉर्मली पिक्चर जो होती है वो आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं। हाँ, दोनों को अपलोड करते समय एक चीज और मैं बता देता हूँ, कई बार लोग परेशान होते हैं, वो ये होता है कि कई लोग आधार को फुल डाउनलोड करके रखते हैं आपके सामने। वहां पे प्रॉब्लम होता है कि अभी फुल डाउनलोड है तो वो कैसे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल डाउनलोड है तो उसको भी इसी साइज में बनाइए फुल, और एक उसी को दोबारा अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता है, देखिए जिनके पास आधार छोटा है उन्होंने कट के या फिर प्लास्टिक वाला है उसके पास, तो बैक एंड फ्रंट में डिटेल होती है, तो उनको ऐसे बैक एंड फ्रंट में करके यहाँ पे करना रहता है। अब किसी के पास कोई पूरा ही डाउनलोड करके रखता है तो उसको इस साइज में बनाइए, क्लियर आना चाहिए, इमेज होनी चाहिए, पिक्चर्स प्लस इमेजेस कोई भी अच्छे से ब्लर नहीं होनी चाहिए, उसको अच्छे से स्कैन कराइए। आप फ्रंट के रूप में यहाँ पे पूरा दे सकते हो, और यहाँ पे फ्रंट बैक हैंड के रूप में भी वही फ्रंट आप पूरा दे सकते हैं, मतलब दोनों जगह अपलोड कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। साथ ही दोनों अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको आई हैव पे टिक करना होता है, जो आप टिक करेंगे, इस जो स्कैन यहाँ पे दिया, मैं उपयुक्त निर्देश पढ़ लिया है, मुझे पता है कि फोटो हस्ताक्षर और पहचान पत्र उपयोग प्रवेश पत्र में किया गया है, यदि छवि स्पष्ट ना दिखना है, पहचान पुष्टि नहीं हो पाती तो मुझे परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। ये आपका डिक्लेरेशन रहा, जो आप करेंगे हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो कैप्चर दिख रहा है उसको यहाँ फिल करना है, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, अगले स्टेप पे पहुंच जाएंगे। तो ये रहता है पिक्चर का पूरा पूरा फॉर्मेट, जिसे आप कर सकते हैं आराम से। फोटो और आधार जो ही आप अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं और सबमिट सेव करके अपनी डिटेल को नेक्स्ट सबमिट करते हैं, तो उसके बाद इस पेज पे वापस आ जाते हैं जहाँ पे आपकी लॉगिन आईडी और साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन जो होता है दिखाता है, होम पेज होता है कुल मिलाकर के। यहाँ पे यहीं पे होम के जस्ट नीचे देखेंगे फिल फॉर्म लिखा हुआ है, फिल फॉर्म का मतलब है अब आगे के लिए आपको करना है, जो कि इनरोलमेंट स्टेटस अभी आपका पेंडिंग है, इसे भी हमें ग्रीन करना फिल करके, सिंपल सी बात है। तो फिल फॉर्म ये पेज वापस से आ जाएगा, यहाँ से कोई डिटेल आपकी पहले से फीस करता है मतलब कैप्चर कर चुका है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे होती है उसके लिए आपने एग्री किया था, तो उनमें अब कोई चेंजेस नहीं होंगी। 5 चीजें हैं, सबसे पहले बता दो, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है जो पहले, सॉरी ये 4 चीजें हैं जो पहले से ही कैप्चर करके रखता है, इसमें आप किसी प्रकार की कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है, ये आपका स्थायी रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे मेल होता है जो 5 चीजों में से। अब आपका उसके बाद देखेंगे वैवाहिक की स्थिति के बारे में, मैरिटल आपका जो भी है, मैरिड है, डिवोर्सी है, विडो है, अनमैरिड है, उनको आपको फिल करना है। उसके बाद मूल निवासी क्या है, राजस्थान के या अदर स्टेट के, अगर अदर स्टेट के हैं तो सीधी सी बात है, अदर स्टेट के हैं तो वहां पे अदर स्टेट सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है, इंडिया, नेपाल, भूटान में से जो भी होते हैं। क्षेत्र में आता है, ये महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में बता देते हैं, नॉन टीएसपी या टीएसपी, राजस्थान से बाहर रहने वाले लोगों का अधिकतर ये क्वेश्चन रहता है या फिर उनकी अधिकतर ये प्रश्न होता है कि नॉन टीएसपी और टीएसपी क्या है राजस्थान में। तो नॉन टीएसपी
और टीएसपी में आपको बता दो, टीएसपी मतलब कुछ आदिवासी ऐसे क्षेत्र होते हैं जो आदिवासी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एसटी होते हैं, जनजाति कहा जाए, या फिर पहाड़ी इलाकों में निवास करने वाले लोग होते हैं, ट्राइब कमेटी से होते हैं, उनके लिए टीएसपी। तो उसी तरीके से राजस्थान में जो होते हैं ट्राइबल करके जो एरिया है या फिर कुछ लोग हैं उनके पास सर्टिफिकेट होता है, वो टीएसपी में आते हैं, ये उनके लिए रहता है। बाकी के जो लोग सामान्य एरिया में निवास करने वाले हैं उन्हें नॉन टीएसपी बोलते हैं। तो अधिकतर लोगों का नॉन टीएसपी में ही आता है। बाकी अगर आपके पास टीएसपी का सर्टिफिकेट या फिर कोई प्रमाण पत्र है तो उसे लगा करके इसे फिल कर सकते हैं। इससे आपका काफी बेनिफिट होगा, उसकी अलग से वैकेंसी होती है। नॉर्मली यदि अगर खाली जाती है, इससे अगर आप लाभ लेते हो तो ये आपका बेनिफिट है, ये आप पे डिपेंड करता। बाकी मैंने आपको बताया कि अधिकतर आप नॉन टीएसपी में ही फिल करें। गृह जिले की बात होती है कि गृह जिला क्या है, डिस्ट्रिक्ट। जो यहाँ पे नॉन टीएसपी टीएसपी सेलेक्ट करते हैं या फिर जैसा भी रहता है, एरिया सेलेक्ट करने के बाद में आपका आ जाता है। अदर स्टेट सेलेक्ट करेंगे अगर आप देखेंगे तो उसके बाद में नॉन स्टेट आ जाता है और फिर आपका जिला आता है, जो भी रहते हैं। यहाँ पे फिल करने के बाद नेशनलिटी आप देखेंगे इस तरीके से। तो ये आपकी चीजें होती हैं इसमें जो आप करना चाहें। तो इनमें होता है आपका, सर आप मैरिड होते हैं वहां पे फिल करते हैं तो यहाँ पे आपको बच्चों की संख्या बतानी होती है। अगर अनमैरिड फिल करते हैं स्टार्टिंग में तो आपको ये हाइड हो जाएगा, इस प्रकार कोई ऑप्शन नहीं आएगा। और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/6/2002 से पहले अगर कोई बच्चे पैदा हो तो उनकी संख्या लिखनी, वरना आप जीरो फिल करिए। 1/6/2002 से लेकर के 22/6/2024 के बीच में अगर कोई बच्चे हैं तो उनको भी यहाँ पे संख्या फिल करनी। और बॉर्न आफ्टर 22/6/2024 के बाद अगर किसी बच्चे की संख्या है उन पैदा हुए तो उनकी संख्या यहाँ पे लिखनी होगी, और टोटल बच्चों की संख्या बतानी होगी। मान लीजिए आपके पास 22/6 से पहले 1/6/2022 के बाद कोई बच्चा नहीं होता, आप अभी नॉर्मली शादी हुई है 23 के बाद में और 22/6 के बाद आपके बच्चा, तो इसमें आप एक करेंगे, बाकी उन दोनों में जीरो जीरो रहने देंगे। टोटल संख्या आप एक इंटर करेंगे, बस ये से फिल करना होता है। अनमैरिड है तो सिंपल सी बात है, अपने आप हाइड हो जाएंगे। कैटेगरी में सेम इसी तरीके से रहता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में होते हैं, प्रमाण पत्र संख्या और प्रमाण पत्र जो दिनांक देने होती है वो आपकी हाइड हो जाती है। बट अगर आप किसी व्हीकल कैटेगरी में आते हैं, ट्राइब में आते हैं या फिर बैकवर्ड में आते हैं, तो आप देखते हैं जूही से आप फिल करते हैं, उसके बाद प्रमाण संख्या मांगता है, प्रमाण पत्र संख्या या सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देना होता है, एंटर करना होता है। उसके बाद प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट किस दिन जारी हुआ था उसकी डेट यहाँ पे देना पड़ता है। अगले स्टेप में आता है बेंचमार्क स्पेशल कैटेगरी। बेंचमार्क स्पेशल कैटेगरी में अगर आप देख रहे होंगे, आपके पास अगर किसी प्रकार की है तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यस करके उसकी श्रेणी बताना होता है कि किस प्रकार का है आपका इसमें से। देन उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया है पिक्चर अपलोड करना होता है। पिक्चर नहीं होता है इसका, मैं बता दूं ये पीडीएफ होता है कुल मिला के, और इसका जो साइज होता है वो 25 KB से 200 KB के बीच होता है। ये पीडीएफ है, पीडीएफ फॉर्मेट में, मतलब यहाँ पे अपलोड होगा। अपलोड करेंगे देन उसके बाद सबमिट हो जाएगा। उसके बाद राज्य मामले में मूल अस्थायी सेवार्थ कर्मचारी हैं तो ये नो करिए, अगर हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो। संरक्षक सेवा कर्मी हैं, यस हैं तो यस करिए, नहीं। भूतपूर्व सैनिक हैं अगर हैं तो यस करिए। नियुक्ता जारी पीवीओ संख्या अगर आपके पास, अगर यस करेंगे भूतपूर्व सैनिक तो ही आएगा, नहीं तो हाइड रहता। उत्कृष्ट खिलाड़ी है कि नहीं, यस करिए, उसके बाद कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता। एड्रेस में अगर अब हम आते हैं तो सीधी सी बात हम देखते हैं उसके बाद में यहाँ पे आता है पता विवरण। पता मतलब एड्रेस में आपका फिल करना है, आपका नाम जो भी गांव या फिर शहर होता है, मोहल्ला, उसके हिसाब से आपको फिल करना पड़ता है। फिर सिटी या फिर गांव का नाम डालना है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, उसके बाद में किस प्रदेश या किस जगह से है उसको करना होता है। फिर फोन नंबर के साथ में, अगर मैंडे फोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ फोन नंबर एसटीडी कोड के साथ, ये मैंडेटरी नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहता है। अगली बार जब देखेंगे तो यहाँ पे फ़ोन नंबर आपका ऑलरेडी है जो पहले से फेस कर चुका है। ईमेल आईडी भी सेम पहले से आपका फेस कर चुका है, मतलब ले चुका है। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस समय पे थे। परीक्षा संस्कृत योग्यता पूछ रहा है। अब परीक्षा परीक्षा का नाम क्या है, जैसे कि परीक्षा का नाम क्या है, नाम एग्जामिनेशन बोर्ड, मतलब आपने कहाँ से शैक्षणिक की थी तो उस बोर्ड विद्यालय मतलब उसका नाम पूछता है जो भी आपने किया था। जैसे आप यूपी बोर्ड करते, राजस्थान बोर्ड करते, एमपी बोर्ड करते, आप उत्तराखंड बोर्ड करते, तो उसको यहाँ पे लिखना होता है उसकी चीज़ का नाम। उत्तीर्ण होने का वर्ष जिस दिन आप पास होते हैं बिल्कुल वही करना रहता है। सेकेंडरी मतलब ये है। उसके बाद में आपको किस वर्ष उत्तीर्ण हुए तो उसको, डिवीजन ग्रेड कितना परसेंट ग्रेड आया था या डिवीजन में कितने परसेंट आए थे आपको वहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद में आपके पास एक से अधिक जीव पति या पत्नी है या यस यस नो करना रहता है। सिंपल सी बात अधिकतर कि आपने शादी में दहेज स्वीकार किया है कि नहीं, ये नॉर्मल सा एक क्वेश्चन रहता है जिनको नो करना रहता है अधिकतर। कि आप पढ़ के ही नो करिएगा, ऐसे मत नो कर दीजिएगा। कई बार कुछ चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं देते और ऐसे ही कर देते हैं। एक से एक सिंपल सी बात है, मैं एक एक करके आपको बता दूं। क्या आपके पास एक से अधिक जीवित पति है, नॉर्मली एक ही के पास पत्नी होता है तो वो यस नो ही करेंगे। आपने अपनी शादी में दहेज स्वीकार किया है, अगर हाँ यस तो नो, यहाँ पे अधिकतर नो ही करिएगा। मजाक में भी यस मत करिएगा, ये आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए इसे नो ही करेगा। कि आपने वहाँ किसी व्यक्ति से हुआ जिसके पहले जीवित या पति नहीं हो, अगर जैसा भी रहता है उसके डिपेंड ऑन आप पे करना है, नहीं तो नो आप करते हुए चले जाएंगे। कि आपके विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, अगर है तो उसको आपको फिल करेंगे। उसके बाद में आपको हो सकता है जॉब लगे, पर उसमें अलग तरीके से प्रक्रिया है वो
अलग ही आती है। तो उसके बारे में यही कहूँगा, कोशिश करिए कि ऐसा ना ही होने पाए। अगर है तो आप यस करके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नो तो आपको करना ही है। आपके विरुद्ध कभी किसी अपराध के लिए न्यायालय में कोई आरोप पत्र दाखिल हुआ है, जैसा भी रहता है यस नो के अब आपको डिपेंड करना है। क्या आपके संबंध में कोई हानि का नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में दर्ज है, इस पे भी डिपेंड है आपके। क्या आपने को कभी किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अक्षमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, ये भी यस नो करके देना है आपको। क्या आपको किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के अलावा किसी अन्य अपराध को दोषी ठहराया गया है, ये भी नो करना है। ये जैसे कि रहते हैं एक नॉर्मल पर्सन के लिए बता देता हूँ, इनमें से कोई भी आपके पास अगर ऐसी समस्या है या फिर आपके साथ ऐसा घटा, तो आपको यस करके उसके साथ आगे बढ़ना होगा। बाद में अगर आप नहीं करते और बाद में ऐसा करते हो तो सीधी सी बात है, ये आगे चल के आपको फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बाद में पाया जाता है ऐसा करते हुए, तो सीधी सी बात है आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपका रजिस्ट्रेशन या फिर कहा जाए आपका जो योग्यता है उसे नकारात्मक करके और आपको जॉब से हटाया भी जा सकता है। ये मैं आपको क्लियरली पहले बता देता हूँ चीज़ों को। उसके बाद इन सभी चीज़ों मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ, तो इसलिए मैं नो कर देता हूँ, अपराधी दोषी नहीं ठहराया गया है। क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा लंबित है या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आप पूर्व नियोक्ता द्वारा सेवा से बर्खास्त हटाया समाप्त किया गया है, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, ये फ्रेशर है पूरी तरीके से। क्या आपको किसी परीक्षा में बैठने से स्थायी रूप से वंचित आयोग घोषित किया गया है, नहीं ऐसा भी कभी नहीं घटित हुआ। तो इस चीज़ों को क्लियर है। अब आपके पास होता है घोषणा डिक्लेरेशन, एग्री करके आप सीधी सी बात है यहाँ पे स्थान डालेंगे जहां से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस स्थान को, साथ ही दिनांक डालेंगे जो डेट रहती है। जैसे आज की आरटी क्लियर फेस कर चुका है उसमें कोई ना परीक्षा शुल्क रियायत, अगर आप क्या आप जिला न्यायालय सिविल से चतुर्थ श्रेणी 2019 के आवेदक होने के आधार भुगतान के परीक्षा शुल्क में आपने, अगर ये देखिए ये उनके लिए है 2019 में भी इसकी वैकेंसी आई थी, अगर उस समय पे आपने इसे फिल किया था तो उसके बिहाफ पे, क्योंकि आपने चार्ज दिया था आप इसे दोबारा फिल कर रहे हैं, तो आप इसमें यस करके कर सकते हैं, मतलब आपको मिलेगा। अगर आपने भरा था 2019 में, अगर नहीं किया था तो दोस्तों इसे नो करना होगा आपको और इसमें रियायत नहीं मिलेगा। फिर अपना आप यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे और सेव एंड मेक पेमेंट पे सबमिट करेंगे, आगे पेमेंट मेथड पे हम पहुंच जाएंगे। ये रहता है सीधे तौर पर आपका फॉर्म फिल करने का ऑप्शन या फिर जगह जहां पर होता है। एक चीज जो बताना चाहूंगा कि सबमिट करने से पहले कि यहाँ पे देखिए आप जो ही सबमिट पे क्लिक करते सेवन में, तो यहाँ पे आ जाता है कृपया आवेदन से भरी प्रविष्टियां एक बार पुनः जांच ले, प्रविष्टियों में बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन संशोधन नहीं किया जाए, किसी भी त्रुटि की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इस चीज को बड़ा गौर दिएगा और ध्यान दीजिएगा, वरना बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं आपको ये बात क्लियरली बता देता हूँ ताकि आपको पहले लेने वाला है। देखिए मेरे से ये अधिकतर चीजें छूट गई थी, यहाँ पे नो करना रह गया था, तो आप करते हैं फिलहाल ये बता देता है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि आप ध्यान दें इन चीजों को लेकर के, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है। फिर आप यूं ही करेंगे तो यहाँ पे आपका देखेंगे सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ गई थी। अब आप पेमेंट मेथड पे आ जाते हैं, जो आपको पेमेंट मेथड करना, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जस्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाता है पेमेंट मेथड। अगर आपका पेमेंट करना रहता है तो पेमेंट करने के लिए जो भी आपका बैंक होता है उसके थ्रू आपको बैंक चूज करना होता है, और बैंक चूज करने के बाद में आपसे फिर वो उस वहाँ पे ले जाता है क्यूआर कोड स्कैन करके, या फिर आप एटीएम जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी बैंक रहता है मैं आपको उसके थ्रू, ठीक है। लास्ट में आपको बस दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि जाते हुए आप पेमेंट करते समय नेट बैंकिंग है, जो अगर आपके पास कोई बैंक ऑफ बड़ौदा उसके थ्रू आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं किसी बैंक का, तो उनका यूज कर सकते हैं। वरना आप एग्रेटर पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको आ जाता है पे नाउ पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका रहता है यहाँ पे आप देखेंगे तो पेमेंट करके आ गया पेटीएम वगैरह करके। पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे आपको देखेंगे आपका मेक पेमेंट रह गया है, बाकी की सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, आपका सक्सेसफुली हो चुकी है, फील्ड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो उस क्लियर करके आप कुल मिला करके यहाँ पे आ जाते हो, आपका रजिस्ट्रेशन नाम मेक पेमेंट आप हिस्सा हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं। अब बस लॉग आउट करके पेमेंट स्टेटस आपको पेमेंट मतलब क्लिक करना है। उसको मैंने जो ही सबमिट किया आपका पेमेंट क्यूआर कोड, तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके जो भी आपका पेमेंट रहता है उसके थ्रू आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कुछ चार्ज लगता है, जैसे 50 रुपये 10 रुपये देखिए एक्स्ट्रा लग गया, तो ये पेमेंट मेथड का लेता है चार्ज, तो ये बढ़ा हुआ है। जो आपका पेमेंट गेटवे इनके थ्रू करते हैं तो उसमें ले जाता है 10-5 रुपये बढ़ा के। अधिकतर मैंने अदर डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ देखी है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो इस तरह का होता है। तो अब आप क्यूआर कोड स्कैन करिए और आपका पेमेंट ऑलरेडी हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो ही आप पेमेंट सक्सेसफुली करते हैं तो आप देख रहे होंगे आपके सामने स्टेटस, यहाँ पर क्या पेमेंट स्टेटस भी सक्सेसफुली हो चुका है। तो मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया, फॉर्म फिल्ड सक्सेसफुली हो चुका, पेमेंट रिसीव सक्सेसफुली, मतलब मैं सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरे पास किसी प्रकार का कोई भी इरेज नहीं है। अब मैं इसे फॉर्म को प्रिंट कर सकता हूँ। मैं फॉर्म प्रिंट करते ही आपके सामने फॉर्म की डिटेल आ जाएंगी। फॉर्म को जो ही प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे आपकी डिटेल होती है, पिक्चर होती है, इमेज होती है, सारी डिटेल नीचे की तरफ आते हैं तो आपको होता है। इस चीज़ को मैं हाइड कर रहा हूँ क्योंकि पर्सनल डिटेल है किसी की। और इनके बाद में आप देखते होंगे आपका फॉर्म फिल हो चुका है। अब आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए और सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आप क्लिक करके प्रिंट पे आप इसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे भी रखना चाहें वहाँ पे आप रख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ओके दोस्तों, तो खैर जाते जाते बस मैं इतना कहूंगा, वीडियो अगर थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो, थोड़ी भी समय तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, उस व्यक्ति को शेयर करें जिसको इसकी जरूरत हो, और कोई भी सवाल हो, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज वीडियो में आप कमेंट करें, मुझसे पूछें, मैं 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दूंगा और सारी प्रॉब्लम्स को आपको वहां पे सोल्यूशन दूंगा, समस्या का आपका समाधान करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।